गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में भारत में स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार के विषय में जानेंगे। यहाँ मैंने नीचे में HUF लिखा है। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक्चुअली हमारा यह वीडियो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे है, इसे हम आगे समझेंगे ये क्या है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के विषय में जाना होगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुत्रियों को भी अब पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही बराबर अधिकार मिलेगा और उसके अधिकार में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसके पिता 2005 के समय यानी जीवित थे या नहीं थे। कहने का अर्थ है एक्चुअली 2005 में एक अमेंडमेंट आया था जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था कि पुत्रियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में तभी अधिकार मिलेगा अगर उसके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित रहे हैं या उसके बाद जीवित है तब। अगर किसी के पिता उसके पहले उनका देहांत हो गया हो तो ऐसी स्थिति में उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना था। परंतु 2020 के इस रूलिंग के बाद ये जो लिमिटेशंस था 2005 के अमेंडमेंट में वो समाप्त हो गया। इसके साथ साथ ये कहा गया कि यह जो एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि चूंकि अमेंडमेंट एक्ट तो 2005 में पास हुआ था और अभी 2020 आ चुका है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे केसेस थे जिसमें कि बेटियों को अधिकार नहीं मिला क्योंकि उसके पिता का देहांत 2005 के पहले ही हो चुका था। तो ऐसे केसेस को चूंकि इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जब कहा गया यानी बैक डेट से, इसके पहले ऐसे जो भी अधिकार जिन बेटियों को जो अधिकार नहीं मिल पाया इस कारणवश उन्हें भी ये अधिकार अब दिया जाएगा। तीसरा यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो इस जो आज जस्टिस जो रूलिंग आया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट जस्टिस अरुण मिश्रा का है, जिसको कि मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहूँगा। वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉक्टर, यानी कि बेटियाँ सदैव बेटी ही रहती है, चाहे वो शादी के पहले या शादी के बाद, और बेटे शादी तक ही बेटे रहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू धर्म में जो एक कहावत बन गई है या कहा जाता रहा है कि पुत्रियां शादी के बाद पराई हो जाती है, ये ठीक उसके विपरीत है। तो इसके जो स्टेटमेंट है इसका ये बहुत मायने रखता है और आने वाले समय में इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देखा जाएगा। आने वाले समय में स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार से संबंधित किसी भी जस्टिस किसी भी अमेंडमेंट एक्ट में देखा जा सकेगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं, चूँकि मैंने वहाँ लिखा था HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके विषय में भी हम थोड़ा समझ लें। एक्चुअली इंडिया में स्त्रियों के संपत्ति का अधिकार शुरू से सीमित रहा है और यह जो है 1956 के पहले इसे कानून के तहत कोडिफिकेशन नहीं किया गया था। तो 1956 तक अगर हम देखते हैं तो जो स्त्रियों के संपत्ति का अधिकार आज भी और उसके पहले भी जो कस्टमरी प्रैक्टिस, जो रीति रिवाज किसी के धर्म संप्रदाय जाति में चल रहा था, उसके आधार पर ही उनके केसेस का निराकरण किया जा सकता था। यानी कि जब किसी भी तरह का केस कोर्ट के सामने आता था तो जो उस रिलीजियस कम्युनिटी में जिस तरह के फेथ थे जो पहले से फॉलो किया जा रहा था उसको ही उसी के आधार पर जस्टिस दिया जाता था। 1956 में हम देखें तो कोर्ट ने हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन इनके लिए एक एक्ट बनाया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और इस एक्ट के तहत चारों धर्म के जो फॉलोअर्स थे उन पर इसे फॉलो करवाया गया, जिसमें कि इसे कहा गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्रिश्चियंस और पारसी के लिए हमारे यहाँ अलग एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। मुस्लिम्स के लिए भी अलग एक्ट है जो कि उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के एक्ट 1937 के आधार पर तय किया जाता है। ट्राइबल्स के लिए भी, ट्राइबल वुमेन के जो अधिकार हैं वो भी अलग एक्ट के माध्यम से इनको कंडक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को भी अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने दोनों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जो मैटर ऑफ सक्सेशन है उसको अपने तरीके से उस पर कानून बना सकती है। यानी हम देखें तो इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है औरतों की संपत्ति को भी लेकर के, और सभी विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोगों को अपने तरीके से अपने स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार को नियमित करने का अधिकार हमारे संविधान में भी दिया गया है, हमारे कानून में भी। हालांकि अभी हम जो वीडियो हमारा है वो स्पेशली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर के है, इसलिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 पे आधारित यह वीडियो आगे चलेगा। अभी जैसा कि हमने बताया कि अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखें या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ में जो स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार के विषय को समझें तो हम पाएंगे कि 4 जो पॉइंट्स है इन चारों का सबसे अहम रोल है। सबसे पहला तो कस्टमरी प्रैक्टिस, यानी कि एक्चुअली 1937 से पहले या यूँ कहें 1956 के पहले जो भी केसेस थे वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस यानी रीति रिवाज के आधार पर डिसाइड किए जाते थे। उसके बाद 1937 में एक वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1937 आया, लेकिन इसका फोकस एक्चुअली उस समय विडोज थी इस एक्ट में, और बाकी जो वुमेन्स थे उनके अधिकारों पे इसमें भी कोई खास
बात नहीं की गई है। फिर उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया। एक्चुअली यह एक लैंडमार्क जजमेंट था, लैंडमार्क एक्ट बना, जिसमें कि पहली बार स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार को कोडिफाई किया गया। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी और इस खामियों को 2005 में अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत हद तक दूर किया गया और फाइनली इसमें भी जो कुछ कमियां थी, जो फ्लॉज थे, उसको 2020 में अभी जाकर के कम किया गया है। हालांकि उसके बाद भी अभी कई ऐसे अमेंडमेंट आने बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमरी प्रैक्टिसेस को समझेंगे। एक्चुअली अगर हम लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को देखें और समझें तो हम पाएंगे कि शुरू से ही कहीं ना कहीं स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार सीमित रहे हैं। हालांकि समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार पे अपने पक्ष को रखे हैं, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज में देखे जा सकते हैं उनके माध्यम से स्पष्ट है कि उनके जो इसकी शक्ति थी अपने प्रॉपर्टी को यूज करने का, उससे यूटिलाइज करने का, वो सीमित था। नारद स्मृति में स्पष्ट कहा गया कि स्त्रियों को जो संपत्ति है उस पर उनका एब्सोल्यूट अधिकार, ऑनरशिप नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है, पूर्ण मालिकाना हक नहीं है। हालांकि स्त्री धन के विषय में यहाँ एक वर्ड दिखेंगे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। स्त्री धन इनफैक्ट इसको आप लोग मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में समझ सकते हैं। उस पर उनको कुछ अधिकार था, लेकिन उस पर भी उसके पति का वीटो था, यानी वो उसका भी उपयोग वो हस्बैंड के वीटो पावर के अधीन रहकर ही कर सकती थी। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया कि 3 लोग, पत्नी, बेटे और दास, इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है और इनके पास अगर कुछ संपत्तियां है भी तो वो जो है सो उनके जो पुरुष है, उनसे रिलेटेड जो पुरुष है उनको बिलोंग करता है। यानी कि एक पत्नी के लिए पति, पुत्र के लिए पिता और दास के लिए उसका मालिक। हालांकि जीवित वाहन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे कि उसमें स्त्रियों को पूर्ण अधिकार देने की बात कही गई है, इवन आफ्टर मैरिज। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत रखे। लेकिन अगर हम 1956 के पहले जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया उसके पहले अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्कूल्स ऑफ लॉज प्रचलित थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट दाया भाग जो कि बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में फॉलो किया जाता था। मयूख बॉम्बे, कोंकण और गुजरात जैसे क्षेत्रों में था। मरुमकत्यम या नंबूदरी एक केरल या तमिलनाडु के क्षेत्र में था। और सबसे खास था मिताक्षर, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में इसको फॉलो किया जाता था, इसको मानने वाले लोग थे। मिताक्षर स्कूल्स ऑफ लॉ, एक्चुअली मिताक्षर एक लीगल कमेंट्री है, एक पुस्तक है जिसके राइटर थे विघ्नेश्वर। ये पश्चिमी चालुक्य राष्ट्र से संबंध रखते थे और 1100 से 1200 ईस्वी के बीच में इन्होंने मिताक्षर लिखा था। मिताक्षर एक्चुअली याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर किया गया एक लीगल कमेंट्री है। याज्ञवल्क्य स्मृति संहिता उसको इन्होंने ब्रीफ किया है, इनफैक्ट कहा जा सकता है। तो मिताक्षर का अर्थ ही होता है ब्रीफ कंपेडियम। मिताक्षर में एक टर्म का यूज है जो कि जैसे कि इसमें एक लीगल एंटिटी के रूप में अधिकार दिया गया है, माना गया है को-पार्सनरी। को-पार्सनरी का मतलब होता है संदायदता। सिंपल शब्दों में हम कहें तो सहभागी या पार्टिसिपेंट या हिस्सेदार, इसके सिंपल अर्थ है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, यानी किसी भी संपत्ति में कौन हिस्सेदार बनेगा, इसको यह टर्म एक्सप्लेन करता है। को-पार्सनरी का अर्थ होता है किसी भी परिवार के जो मेल हायर्स होते हैं उनके 3 जनरेशंस, किसी भी परिवार के मेल हायर्स के 3 जनरेशंस मिल करके को-पार्सनरी बनाते हैं। एक्चुअली ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए इस शब्द का, पैतृक संपत्ति के लिए इसका उपयोग होता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का संपत्ति, उसका जो विभाजन होगा एक को-पार्सनर्स के बीच में होता है। माने कि जैसे कि अगर एक व्यक्ति है ए, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, ए और बी। पहले ए का जन्म हुआ तो बाय बर्थ, जन्म होते के साथ ही इस संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है, जन्म के साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ठीक है। जब बी जन्म लेता है तो अब बी का भी अधिकार इसी प्रॉपर्टी में हो गया। तो जहां पहले ए का अधिकार पूरे प्रॉपर्टी पे था बाय बर्थ, उसके पिता के सभी प्रॉपर्टी पे, अब बी का जन्म होने पर अब इसके 2 हिस्से हो गए, यानी दोनों बराबर के हिस्सेदार इस संपत्ति के हो गए। तो इसमें अगर बी नहीं है, बी का पुत्र है, तो अब ए भी इसका को-पार्सनर है। अगर ए नहीं है, ए है, तो ए इसका को-पार्सनर है। इस प्रकार से ये पूरा मिलकर के एक को-पार्सनर एंटिटी तैयार करता है। अब जैसे ही इसका पार्टिसिपेशन हो गया, इसका बंटवारा हो गया, तो इसका बंटवारा जो मिला बी को, अब बी एक नए को-पार्सनर एंटिटी को तैयार करता है। अब इसका जो बंटवारा इसको मिला, अब इसके बेटे अगर 2 हुए, अब उसके 2 बेटे हुए, तो अब इनका अधिकार इस पे हो गया। तो इस तरीके से मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ में संपत्ति का बंटवारा होता था। लेकिन ध्यान रहे, इसमें सिर्फ मेल हायर की बात की गई है, यानी कि पुरुष ही सिर्फ को-पार्सनर हो सकता था, स्त्रियां नहीं हो सकती थी, ठीक है। को-पार्सनर राइट जो था यह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे फॉलो नहीं होता था, इसका कोई वैल्यू नहीं था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति
खुद से संपत्ति अर्जित करता है तो उसकी बंटवारा जो है वो अपने तरीके से उसको निराकरण कर सकता था, बाय विल वो किसी को दे सकता था। उसके पश्चात 1937 में वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया। यह जो है प्रॉपर्टी एक्ट आया, इसमें मेन फोकस विडोज थी, यानी कि विधवा स्त्रियां। एक्चुअली किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पे उसकी स्त्री को क्या अधिकार मिलेंगे ये पहले से कुछ भी डिक्लेयर नहीं था। उसको इसी एक्ट के तहत कुछ पावर, कुछ शक्तियाँ दी गई। यहाँ पे हम देखें तो इस एक्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले इस एक्ट में एक विडो को जो पैतृक संपत्ति है, जो संपत्ति थी उसके पुरुष के, बेटे को जितना अधिकार है उसके बराबर अधिकार उसकी पत्नी को मिला। यानी कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो हिस्सा है उसमें से बेटा को जितना मिलेगा, सपोज ये उसको बेटे को मिल रहा है तो इतना उसकी पत्नी को मिलेगा। अगर उसकी 2 पत्नी है तो ये फिर 2 हिस्से में बढ़ जाएगा और एक पत्नी को ये हिस्सा मिलेगा, दूसरे पत्नी को दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से उन पत्नियों को हिस्सेदारी मिलना था। इसके पश्चात लेकिन अगर ये ज्वाइंट फैमिली की स्थिति है तो ज्वाइंट फैमिली में जो पहले उसके पति को जो अधिकार थे को पार्टनर के रूप में, वही अधिकार अब उसकी पत्नी को भी मिलना था। साथ ही साथ अब उसकी पत्नी भी इसी संपत्ति के पार्टीशन का डिमांड कर सकने का अधिकार रखती थी, जो पहले नहीं था। लेकिन इसके कई लिमिटेशंस भी थे। सबसे पहले तो पति खुद से अपने लैंड प्रॉपर्टी को खुद से डिस्पोज करके किसी को भी दे सकता था। दूसरा था कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसको इसमें कहीं से कोई अधिकार नहीं मिलना था। एग्रीकल्चरल लैंड को स्त्री के अधिकार से दूर रखा गया था। इस 1937 के एक्ट में खास करके जो स्त्री के संपत्ति थे वो 2 प्रकार के बताए गए। एक तो स्त्री धन और दूसरा था वुमेन्स स्टेट। स्त्री धन का मतलब हम समझ सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का अर्थ था चूंकि स्त्रियों को विभिन्न मौकों पर उनको गहने, जेवर, कपड़े, बर्तन जैसे कई तरह के गिफ्ट दिए जाते रहे। ठीक है, तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी था वो उनके स्त्री धन कहलाते थे और इन स्त्री धन पर उसको पूरा अधिकार था, पूरा ऑनरशिप था। इस एक्ट के तहत अब वो उसको जिस तरीके से चाहे उपयोग कर सकती थी। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे जो उसके पति के अधीन थे। दूसरा था वुमेन्स स्टेट। वुमेन्स स्टेट का मतलब ऐसे प्रॉपर्टी से था जो इनफैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे थे। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक स्त्री को 2 तरीके से मिल सकते थे, या तो बाय इनहेरिटेंस, चाहे वो अपने पिता के घर से उसको इनहेरिटेंस हुआ हो या उसके पति के कारण उसको मिला हो, बाय इनहेरिटेंस पति के परिवार से। दूसरा था बाय पार्टीशन, यानी कि अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है और जो पति का जो हिस्सा था वो पार्टीशन में उसको मिल जाता है। तो ये जो संपत्ति था ये अब वुमेन्स स्टेट कहलाया जाने लगा। वुमेन्स स्टेट पे स्त्री को अब संपत्ति का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इसके कुछ सीमा थे। पहला तो वुमेन्स स्टेट को अब एक स्त्री मैनेज कर सकती थी, यानी कि वो उसके पोजीशन में रहेगा, वो उस पर उसका एक मालिकाना हक तो है और उस संपत्ति से जो भी इनकम आएगा वो उसको उपयोग कर सकती है, उसका खर्च कर सकती है। उस पर खर्च करने का उसको एब्सोल्यूट राइट था, परंतु उसको बेचने का अधिकार उसको नहीं था, यानी वो उसको एलियनेट नहीं कर सकती थी। एलियनेट करने के लिए उसके कुछ कंडीशंस थे। पहला, किसी तरह का लीगल नेसेसिटी हो, या पूरे जो परिवार का जो संपत्ति था उसको फायदा मिल रहा हो। तीसरा, या तो फिर किसी तरह का रिलीजियस ड्यूटी हो, जैसे कि पुत्री का विवाह हो, पति के किसी तरह का फनरल प्रक्रिया है उसके पश्चात, तो ऐसे कार्यों में वो इस संपत्ति को बेच सकने का अधिकार था। तीसरा था सरेंडर का अधिकार भी सीमित था। सरेंडर मतलब खुद से अगर उसको त्याग देती है तो, अगर उसको इसको सरेंडर करना है तो वो सिर्फ सबको नहीं कर सकती थी, बल्कि खास करके रिवर्सनर्स के फेवर में होना चाहिए। रिवर्सनर का मतलब यहाँ पे है कि जो ये जो प्रॉपर्टी चूंकि पहले उसके पति का था, अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी, यानी कि इसके पहले उसके पिता का हुआ, उसके पति के पिता का, अगर उसके पति के पिता जीवित है तो ये अब उनको सरेंडर करेगी, या इसके जो दूसरे बेटे थे उनको सरेंडर करेगी। इस प्रकार से इस संपत्ति को सरेंडर जो है उन्हीं को करना होगा जो इसके पूर्व के मालिकाना हक रखते थे। और इसका संपत्ति का अधिकार, इसको जो सरेंडर करने का अधिकार था, वो इसका मकसद सिर्फ उसके स्टेट को इन सब में जो पहले उसके को पार्टनर थे उनमें बांटना नहीं था, बल्कि कुछ बोनाफाइड इंटेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए था। ठीक है। इसके पश्चात 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। तो 1937 के एक्ट में हमने पाया कि जो अधिकार दिए गए, जो सीमित अधिकार दिए गए, वो एक्चुअली विडोज के विषय में थे, लेकिन बाकी जो स्त्रियां थी, मदर के अधिकार या बेटियों के अधिकार, इस पे अभी भी हमारा कानून चुप था, उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन फाइनली 1956 में एक लैंडमार्क एक्ट आया जो कि पहली बार स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार को कोडिफाई करता है। और इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 14 में इस एक्ट ने जो स्त्रियों को लिमिटेड राइट्स थे, जो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, उस राइट्स को एब्सोल्यूट राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब उसको जो उसके पास जो भी संपत्ति है, आइदर वो इमूवेबल हो
या मूवेबल हो, यानी कि वो वुमेन्स स्टेट के रूप में हो या फिर स्त्री धन के रूप में, उन सब पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण मलिकाना हक एक स्त्री को था। अब वो चाहे जिसे चाहे बेच सकती थी, किसी भी तरीके से उसको एलिनेट कर सकती थी, किसी को भी सरेंडर कर सकती थी। इससे बाकी को पार्टनर को कोई मतलब नहीं था। दूसरा, सेक्शन 6 में एक इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर भी था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जो कि कोपार्सनरी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टी है वो उसके माँ, उसकी पत्नी, उसकी बेटियों और उनके बेटा, इन चारों के बीच में मिले, इन चारों को मिलेगा। अदर बाय टेस्टामेंट्री मिले या बाय इंटेस्टेट मिले, यानी कि अगर विल बना के भी देता है, उसकी जो पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी था टेस्टामेंट्री से भी इनके हिस्से में आएगा, और अगर बिना विल यानी वसीयत बनाए के बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी इन चारों के बीच में बटेगा। यहाँ खास करके समझ लेना, इंटेस्टेट का मतलब है कि वो वसीयत बनाए बिना ही उसकी मृत्यु हो गई है, और इसका मतलब टेस्टामेंट्री का मतलब है वसीयत बना करके उसकी मृत्यु हुई है। पहले यही चीज सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट पे काम होता था। सर्वाइवरशिप का मतलब था अगर एक को पार्सनर की मृत्यु हो गई है तो उसका प्रॉपर्टी दूसरे को पार्सनर जो कि जिंदा है, जीवित है, उसको मिल जाता था। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी, माँ, बेटियों और बेटे के बीच में बांटा जाएगा। हालांकि इसके बावजूद 1956 के इस एक्ट में कई कमियां थी। सबसे पहले तो अभी भी बेटियों को पार्सनर के राइट्स नहीं थे। अभी भी यही माना जाता रहा कि बेटियां शादी के बाद पराई होती है। शादी तक तो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी, लेकिन शादी के बाद उनको उस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाता रहा था। को पार्सनर का अधिकार बाय बर्थ उनको नहीं था। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी कमियां थी, जो सेक्शन 23 में कहा गया, बताया गया, जिसमें कि अगर जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है वो ड्वेलिंग हाउस है, तो ड्वेलिंग हाउस में जो पार्टीशन या उसको उसमें जो क्लेम शेयर हिस्सा को करने का अधिकार बेटियों को नहीं था। इसका शेयर उन बेटियों को तभी मिलता जब उसके भाई इसको शेयर करने के लिए इनिशिएट करते हैं, यानी उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि उनके भाई इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि हाँ अब हम शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी इनफैक्ट उनको अभी भी किसी तरह का अधिकार नहीं ही दिया गया था। शादी तक वो घर में है, सारे कुछ एंजॉय कर रही है, शादी के बाद उसे अपने प्रॉपर्टी से दखलंदाज कर दिया जा रहा था। तो यहाँ क्लियर है, वो सेक्शन 23 में इस एक्ट में साफ साफ कहा गया कि जो मैरिड डॉटर है वो अपने पिता के घर में तभी रह सकती है या तो अगर वो विडोड है, डिजर्टेड है या फिर सेपरेटेड है। दूसरा था कि अगर उसके पिता के घर में पहले से बेटा रह रहा है तो वो डिमांड शेयर तभी कर सकती है जब उसके बेटे चाहेंगे, तभी उसमें उसको शेयर मिलेगा। सेक्शन 30 में एक और इसका लूप होल सामने आता है, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से बाय विल वो चाहेगा तो इसको डिस्पोज कर सकता था और वो अपने बेटियों को इससे दखलंदाज कर सकता था, उसे बाहर रख सकता था। ठीक है, उसके पश्चात 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया और इसमें जो कमियां, जो फ्लॉज थी, उनको बहुत हद तक समाप्त किया। सबसे पहले अब इसमें कहा गया कि अब बेटियां भी जो है सो दे विल ऑल्सो बिकम को पार्सनर बाय बर्थ, और उसको जन्म से ही वही सारे अधिकार संपत्ति में मिलेंगे जो एक बेटे को मिलता है। इससे कोई मतलब नहीं है उसकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, जन्म से अब वो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बेटों के समान हो जा रहा है। ठीक है, इसमें एक सेक्शन 23 जो पहले था इसको भी डिलीट कर दिया गया, इसको भी समाप्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वो पैतृक संपत्ति में जो उसके पिता के संपत्ति में जो उसका शेयर था ड्वेलिंग हाउस में, उसमें तभी शेयर ले सकती थी जब उसके भाई शेयर करने को तैयार थे। अब इसकी भी जरूरत नहीं थी। अब वो चाहे तो पहले भी उसके भाई अगर शेयर करना नहीं भी चाहते तभी वो अपना क्लेम शेयर क्लेम कर सकती थी। तीसरा सेक्शन 24 जो कि 1956 के एक्ट में कहता था कि अगर किसी विधवा किसी स्त्री का दूसरा विवाह हो जाता है, अगर वो सेकंड मैरिज कर लेती है तो उसको पहले पति के प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी अब दूसरा विवाह करती है तो भी उसको पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना था। ठीक है, और यह जो एक्ट है सभी राज्यों में लागू किया गया। एक खास चेंजेस 2005 में आए, लेकिन अभी भी 2005 में अगर हम देखें कुछ कमियां हैं। लेकिन पहले हम समझे कि हुआ क्या इससे फ़ायदा। सबसे पहले तो अब डॉटरों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पुत्र के समान अधिकार मिल गया जन्म से ही, जबकि 2005 के पहले बेटों को प्रॉपर्टी तो मिलती थी और बेटियों को इससे डिप्राइव कर दिया जाता था। दूसरा ये था कि अब अगर पिता इंटेस्टेट अपने प्रॉपर्टी पे किसी तरह का वसीयत नहीं बना के उनके पहले देहांत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके जो लीगल हायर्स हैं उनके बराबर में उनमें बराबर के रूप में हिस्सा बटेगा। ये एक्चुअली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में स्पष्ट हो गया कि कोई पार्सनरी हो गई बेटी, और बाकी जो प्रॉपर्टी है जिस तरह की प्रॉपर्टी हो, सेल्फ अक्वायर्ड हो चाहे जो भी हो, ऐसे केसेस में क्लास 1 हायर के कॉन्सेप्ट को लाया गया। क्लास 1 हायर का कॉन्सेप्ट का मतलब था कि प्रॉपर्टी सबसे पहले इनको डिवॉल्व होगा। क्लास 1 हायर में कौन कौन थे? इसमें पत्नी, बेटियां, बेटा तीनों आते थे। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्लास 1 हायर इनमें ही उसकी प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिवॉल्व किया जाएगा। अगर
इनमें से कोई नहीं है, तब क्लास 2 हायर आता था। उसके बाद क्लास 3, क्लास 2 जो कि एग्नेट्स है, कहने का अर्थ है पिता के परिवार से संबंधित, और क्लास 3 कोगनेट्स जो कि माता के परिवार से संबंधित होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार अब 2005 में स्त्रियों को कुछ अधिकार बढ़ाए गए, परंतु अभी भी कुछ कुछ कमियां थी जो आगे उसमें सुधार किया जाता रहा। 2018 फरवरी में कहा गया कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट गया। यहाँ पे 2005 में जो एक था, इसमें एक्चुअली बेटियों को कोपार्सिनर का अधिकार तभी था अगर वो 9 सितंबर 5 इस तारीख तक उसके पिता या उसके बाद तक जीवित है। यानी अगर किसी स्त्री के, किसी लड़की के पिता का देहांत इस दिनांक से पूर्व हो चुका था तो उसे ये अधिकार नहीं मिलना था। परंतु 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि बेटी जीवित थी 2005 के समय, उसकी जो कोपार्सिनर है उस प्रॉपर्टी में उसकी बेटी जो है जीवित है या नहीं है। अगर बेटी जीवित नहीं भी है तो भी उसके बच्चों को कोपार्सिनरी का अधिकार मिलेगा, यानी कि अब उस जो उसके फादर का प्रॉपर्टी था उसमें हिस्सा उसके बच्चों को मिलता। हालांकि उसकी बेटी का देहांत अगर 2005 या उससे पहले या उसके बाद हो चुका है तो भी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी व्यक्ति का अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो चाहेगा तो इसे किसी को भी गिफ्ट के रूप में या वसीयत या किसी को भी दे सकता था, और इसमें बेटी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी। और उसके पश्चात 2020 का भी रूलिंग आया जिसमें ये कहा गया कि अब ये भी जरूरी नहीं है कि उसके पिता 2005 के समय जीवित थे या नहीं थे ऑन द डेट ऑफ अमेंडमेंट। यानी कि यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट देखना है कि 2005 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें कहा गया कि बेटी को कोपार्सिनरी का अधिकार तभी मिलेगा अगर उसके पिता 9 सितंबर 2005 तक या उसके बाद जीवित रहे हैं। यानी कि अगर उस किसी स्त्री के पिता का देहांत पहले हो चुका है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा। और यही जो इसमें जो फ्लॉज था ये 2020 के रूलिंग में समाप्त कर दिया गया, जो हमने अपने पहले स्लाइड्स में देखा था। इसमें थोड़ा हम इसका कॉम्परेटिव एनालिसिस देख लें। 1937 के पहले स्त्री को किसी भी तरह का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट नहीं था और वुमेन्स स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। उनको सिर्फ स्त्री धन जो था मूवेबल प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा सा लिमिटेड अधिकार था जिसपे उसके पति का वीटो था। 1937 में जो एक्ट आया वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें उसको मूवेबल प्रॉपर्टी पर तो एब्सोल्यूट राइट दिया गया, लेकिन वुमेन्स स्टेट के प्रॉपर्टी पे इसको लिमिटेड राइट्स दिया गया। ठीक है, 1956 में उनके लिमिटेड राइट्स को अब एब्सोल्यूट राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया और उसे अपने पिता के घर में रहने का अधिकार सर्टेन कंडीशंस में दिया गया। जैसा कि हमने बताया, या तो वो विधवा हो चुकी हो या उसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, किसी कारणवश वो सेपरेट रह रही हो, ऐसी स्थिति में वो अपने पिता के घर में रह सकती थी। 2005 के अमेंडमेंट में बेटियों को भी अब कोपार्सिनर बना दिया गया, उनको बेटों के बराबर अधिकार दे दिया गया, इक्वल किया गया। हालांकि इसमें कहा गया विद सर्टेन कंडीशंस था कि उसके पिता अमेंडमेंट एक्ट के बाद तक जीवित रहे हों, यानी उनके पिता का पहले देहांत नहीं हुआ हो। 2018 में कहा गया कि अब उसके बेटी और बेटे यानी कि उसके पिता और बेटी दोनों जीवित रहने पर ही उनको कोपार्सिनर बनाया जाने लगा था। हालांकि 2020 में जो फाइनल रूलिंग आया उसमें कहा गया कि अब बेटियां कोपार्सिनर का अधिकार उनको दिया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पिता या बेटी दोनों डेट ऑफ अमेंडमेंट में जीवित थे या नहीं थे। यानी कि अगर पिता की मृत्यु हो गई थी तब भी बेटियों को अधिकार मिलेगा, और अगर बेटी की मृत्यु हो गई तो उनके बच्चे को उसमें अधिकार मिलेगा, उसके बेटी के पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1937 या उससे पहले से लेकर के 2020 तक हमने एक लंबा आयाम तय किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में हम अपने आने वाले स्लाइड्स में, इसके विषय में, आने वाले वीडियोज़ में उसके विषय में हम लोग जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।